गुजरे 10 साल हो गए थे और बच्चे भी शहर में रहकर अपनी माँ को भूल गए थे। ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। धीरज को जब पता चला कि नानी की तबीयत खराब है तो वो किसी और को बिना बताए ही गांव चला आया। जब धीरज ने नानी माँ को देखा तो वो बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थी। नानी माँ, देखो मैं हूँ धीरज। मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। धीरज डॉक्टर को लेकर आया। धीरज तुम यहीं बाहर रुको, मैं नानी माँ को देखता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। नानी माँ अपना सिर डॉक्टर की उल्टी दिशा में किए हुए अंधेरे कोने की तरफ देखकर अपने में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। नानी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? धीरज ने मुझे बताया कि आप बीमार हैं। जरा देखूं तो क्या हुआ है आपको? डॉक्टर मुस्कुराता हुआ नानी माँ के पास आया। उसने नब्ज चेक करने के लिए नानी माँ का हाथ पकड़ा। नब्ज छूते ही उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। डॉक्टर घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक नानी माँ ने अपना सर डॉक्टर की तरफ घुमाया। डॉक्टर का डर के कारण हाल बेहाल हो गया। फिर नानी माँ डॉक्टर को देखकर मुस्कुराई। डॉक्टर तुरंत अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने लगा। बाहर खड़े धीरज ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की। डॉक्टर साहब रुकिए, आपने बताया नहीं मेरी नानी माँ को क्या हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? धीरज ने डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन डॉक्टर ने धीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और घबराया हुआ वहाँ से चला गया। धीरज सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने डॉक्टर को इतना परेशान कर दिया। धीरज ये सोचता हुआ अंदर आया। अंदर उसने देखा कि नानी माँ वापस उस अंधेरे कोने की तरफ देखे ही जा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरज ने इस बात को अनदेखा कर दिया और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद धीरज नानी माँ के लिए उनके कमरे में गया। नानी माँ, देखिए मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। चलिए अब जल्दी खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए मैं ही आपको खिलाता हूँ। जरा मेरी तरफ घूमिए। नानी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सर उस अंधेरे कोने की तरफ था। तभी नानी माँ फिर से कुछ बड़बड़ाने लगी। इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो। नानी माँ, ये आप किससे बातें कर रही हैं? कौन है वहाँ? धीरज ने नानी के ऊपर से झांककर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। धीरज को उस अंधेरे कोने में 2 आंखें किसी रोशनी की तरह चमकती हुई नजर आई। धीरज घबरा गया। वो उन आंखों को देखता ही रह गया। अचानक उन आंखों ने पलकें झपकाई। धीरज डर के मारे पीछे हट गया। तभी नानी माँ ने धीरज से कहा, बेटा खाना यहीं रख दे, मैं खुद ही खा लूंगी। धीरज ने कोई सवाल नहीं किया और खाना वहीं रखकर बाहर आ गया। धीरज ने अभी अभी जो देखा था उसे वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को अपना वहम मान लिया। रात के 10 बजे थे। धीरज छत पर खड़ा अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज मोबाइल पर बात करता हुआ छत पर ही टहलने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बोरी को खींचती हुई कहीं ले जा रही थी। शायद उस बोरी में कोई भारी चीज भरी हुई थी। धीरज को अंधेरे में ठीक से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी उससे वो कुछ नानी जैसी लग रही थी। धीरज भागता हुआ नीचे गया। वो जब नानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि नानी अपने कमरे में नहीं है। उनका खाना भी जैसे का तैसा ही रखा हुआ था। धीरज बहुत परेशान हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो बूढ़ी औरत उसकी नानी माँ ही है। धीरज तुरंत बाहर भागा और नानी माँ को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन नानी कहीं नहीं दिखी। धीरज ने नानी माँ को तालाब की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगा। तालाब के किनारे किनारे चलता हुआ धीरज शमशान घाट तक पहुंच गया।
उसने शमशान घाट में अपनी नानी को देखा। जब धीरज उनके पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरज ने देखा कि उसकी नानी माँ एक मरे हुए जानवर को खा रही थी। उस जानवर का खून उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ था और हाथ भी खून से लथपथ था। धीरज उसे देखकर बहुत डर गया। डर के मारे उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। तभी नानी माँ एक पल के लिए धीरज की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर वापस किसी शैतान की तरह उस जानवर का मांस खाने लगी। धीरज घबराकर वहां से जितनी तेज हो सके भागा। भागकर वो सीधा घर आया। उसने जब फिर से नानी के कमरे में देखा तो नानी माँ अपने कमरे में बेड पर थी। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरज सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन धीरज डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर के घर पर कुछ लोगों की भीड़ लगी थी, साथ ही कुछ पुलिस वाले भी थे। धीरज ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। उनकी लाश शमशान घाट में मिली। बड़ी बेरहमी से मौत हुई है उनकी। शायद किसी जानवर ने उन पर हमला किया था। उस जानवर ने डॉक्टर के शरीर को आधा खाकर वहीं छोड़ दिया। ये सुनते ही धीरज दंग रह गया। कल रात मैंने जो कुछ देखा था, कहीं वो सच तो नहीं था? कहीं नानी माँ ने ही तो डॉक्टर का खून नहीं किया है? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नानी माँ तो चल फिर नहीं सकती, फिर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? धीरज ने अपने आप को समझाया और घर आ गया। फिर रात के समय धीरज नानी माँ के कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठ उन पर नजर रख रहा था। नानी माँ की आंखें बंद थी, वो सो रही थी। धीरज वहीं बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तभी अचानक नानी माँ की आंखें खुली। वो फिर अंधेरे कोने की तरफ देखने लगी और अपने में ही कुछ बोलने लगी, मानो किसी से बात कर रही हो। धीरज का ध्यान नानी माँ पर गया। वो पास जाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर नानी माँ किससे बात कर रही है। नानी माँ डरी हुई बोले जा रही थी, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, मेरे पोते को छोड़ दो, उसे जाने दो। तभी उस अंधेरे से आवाज आई, वो नहीं बचेगा, इसे मरना ही होगा। धीरज बहुत घबरा गया। वो तुरंत घर से बाहर भागा। भागकर वो सीधा गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा प्रसाद जी के पास गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए। किसी बुरी शक्ति ने मेरी नानी माँ को... बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा धीरज को वापस उसके घर में लेकर आए। जब धीरज ने अंदर देखा तो उसकी नानी माँ का शरीर काला पड़ चुका था और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। नानी मर चुकी थी। तुम्हारी नानी को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तुम जिसके साथ थे वो एक बुरी आत्मा थी। ये सुनकर धीरज हक्का बक्का रह गया। बाबा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी नानी मर चुकी है तो उन्होंने मुझसे बात कैसे की? बेशक उन्होंने तुमसे बात की होगी। जीने की चाहत में तुम्हारी नानी ने काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक बुरी आत्मा से प्रार्थना की कि वो उन्हें मरने के बाद भी जिंदा रखे। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी की बात मान ली और उन्हें मौत के बाद भी जिंदा रखा, लेकिन सिर्फ अपना काम करवाने के लिए। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी के शरीर का फायदा उठाया और अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को मारने लगी। लेकिन जब उसने तुम्हें मारना चाहा तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी नानी माँ अपना शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। धीरज को उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था। नानी माँ के जाने का उसे बहुत दुख था, लेकिन
उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नानी माँ ने मरते दम तक उसकी रक्षा की।